7 साल के बच्चे से मुझे गालियां निकलवाई जाती हैं, मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं और बहुत से दीगर तरीकों से मुझे टॉर्चर किया जाता है। नाजरीन, ये कहना है डकी भाई का, जिन्होंने तकरीबन 3.5 माह के बाद व्लॉगिंग की दुनिया में वापसी की है और इन्होंने अब से चंद घंटे कबल अपना एक नया व्लॉग अपलोड करते ही उन्होंने ये कैप्शन भी लिखी है कि आई एम बैक फ्रॉम जेल आफ्टर 100 डेज। और उन्होंने इस व्लॉग में तमाम तर 100 दिन की इनकी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक के तमाम तर मामलात जो है इस व्लॉग में बताए हैं। इन्होंने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, किस तरह इनसे कौन कौन से अफसरान ने कितने कितने पैसे लिए हैं, इनकी फैमिली को किस तरह टॉर्चर किया गया और मजीद चीजें जो है वो आज के इस व्लॉग में आपको बतलाऊंगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मारूफ यूट्यूबर डकी भाई ने व्लॉगिंग की दुनिया में वापसी की है। इनको तकरीबन 3.5 माह पहले गिरफ्तार किया जाता है। इन्होंने गिरफ्तारी का बतलाया कि मैं एक इवेंट के हवाले से दूसरे मुल्क सफर कर रहा था और इस दौरान मेरे साथ मेरी मिसेज अरूप जतोई जो है वो भी मौजूद होती हैं और मुझे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान पता चलता है, रोक लिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है और मुझे तब पता चलता है कि मेरे ऊपर कोई केस FIR जो है वो दर्ज हुई है। और मैं ये सोचता हूं, चूंकि मुझे इल्म नहीं होता, तो छोटा मोटा केस होगा, लिहाजा मैं अरूप को कहता हूं कि आप यहां से घर जाएं, हम किसी और दिन फ्लाई करेंगे और इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। लिहाजा उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुझे NCCI के दफ्तर लाया जाता है। वहां पर मेरे इल्म में आता है कि मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह का केस बनाया गया कि मैंने कोई बैटिंग ऐप जो है वो प्रमोट की है और इस सिलसिले में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इनका कहना था कि मेरा 23 दिन तक का रिमांड लगाया जाता है। रिमांड में वो सवालात जो पूछे जाते हैं, जिन चीजों की तस्दीक की जाती है या जो चीजें मांगी जाती हैं, ये तमाम तर चीजें जो कि 23 दिन के रिमांड में मुझसे डिमांड की जाती हैं, ये तमाम तर चीजें मैं पहले ही गिरफ्तारी के सिर्फ 23 मिनट के बाद NCCI के दफ्तर में जो ही आता हूं, मैं ये तमाम तर चीजें पहले ही NCCI के अफसरान को फराहम कर देता हूं। मैं अपने जेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन्स के पासवर्ड्स इनको देता हूं, जेर इस्तेमाल लैपटॉप के पासवर्ड जो है वो इनको देता हूं और अपने जीमेल अकाउंट्स की वेरिफिकेशन और इनको तमाम तर पासवर्ड जो है वो गिरफ्तारी के ठीक 23 मिनट जो पहले थे उन्हीं में फराहम कर देता हूं। लिहाजा 23 दिन का मेरा रिमांड क्यों लगाया गया, मुझे आज तक समझ नहीं। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के बाद जब मुझे NCCI के दफ्तर में पहले दिन जो है वो साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात होती है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि डकी तुम हो, जिसपे वो कहता है जी मैं डकी हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि आप किस मुल्क के बैटिंग ऐप के जो है वो सुपरवाइजर या हेड हैं। वो कहता है जी मैं किसी मुल्क का कोई बैटिंग ऐप का हेड नहीं हूं। जिसपे वो कहते हैं कि आप प्रमोट तो कर रहे हैं, लिहाजा अपने फ्रंटमैन को कहते हैं इसकी तबीयत साफ कर। जिसपे वो कहता है कि तबीयत साफ कुछ यूं की जाती है कि मेरे मुंह पे जोरदार थप्पड़ सरफराज चौधरी साहब मुझे रसीद करते हैं और मुझे कहते हैं मुंह उत्ते का। कहते हैं मैं अभी मुंह ऊपर भी पूरा नहीं करता कि मुझे एक और थप्पड़ रसीद कर दे जाता है। इस तरह वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा थप्पड़ वहां पे मारे जाते हैं और इसका जो विटनेस है वो सिर्फ सरफराज चौधरी साहब नहीं है, उनके रूम में और भी 5 लोग मौजूद होते हैं जो तमाम तर चीजें देख रहे होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जब उनको ये खुशी मिल जाती है कि मैंने अपनी दिली तसल्ली जो इसको मारने की वो पूरी कर ली है, इसके बाद वो फोन निकालते हैं। फोन निकाल कर अपने घर पे किसी 7 साल बच्चे को फोन करते हैं और उससे पहले पूछते हैं क्या तुम डकी को जानते हो, क्या डकी की वीडियोस देखते हो। जिसमें वो बच्चा कहता है जी हाँ मैं डकी को जानता हूं, मैं इसकी वीडियोस देखता हूं। इसके बाद वो कैमरा रोटेट करते हैं, मेरी जानिब करते हैं और कहते हैं कि आप अपने जो है वो टांगों के बल बैठ जाएं, घुटनों के बल बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो सरेंडर पोजीशन में अपने हाथ ऊपर कर लें। वो कहते हैं मैं हाथ ऊपर कर लेता हूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो बच्चे को कहते हैं कि ये डकी है। जिसपे बच्चा कहता है जी ये डकी ही है, मैं इसी की वीडियोस देखता हूं। और फिर अपने फ्रंटमैन को इशारा करते हैं और फ्रंटमैन डकी को एक बार फिर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बच्चे से कहता है हाँ बताओ आज के बाद इसकी वीडियोस देखोगे। वो बच्चा कहता है नहीं। इसके बाद सरफराज चौधरी साहब कहते हैं कि अब इसको गाली दो। जिसपे वो बच्चा जो है वो डकी भाई के मुताबिक बच्चा इसको पहले गाली देता है, जिसपे सरफराज चौधरी साहब कहते हैं बस। इसके बाद वो बच्चा एक और गाली देता है। फिर सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और कुछ कहना ही, वो बच्चा एक और गाली देता है। तो डकी कहता है कि 7 साल के बच्चे से मुझे गालियां पड़वाई जाती है और उस वक्त मैं सोच रहा होता हूं कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है जो मेरी इतनी तजलील की जा रही है, मुझे जो है वो इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह सरफराज चौधरी साहब मेरी फैमिली को बुलाते हैं, अरूब आती है और अरूब के साथ मेरी वालदा आती हैं, तो इनको कहा जाता है कि डकी आपसे मिलना चाह रहा है, जबकि मुझे कहा जाता है कि आपकी फैमिली आपसे मिलना चाह रही है। दोनों तरफ से डबल गेम की जाती है। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि चूंकि मुझे इल्म में नहीं होता, मैं चला जाता हूं सरफराज चौधरी साहब के रूम में, मेरी मुलाकात करवाई जाती है और उसमें वो कहा जाता है, सरफराज चौधरी साहब कहते हैं कि जी हम अरूब जतोई साहिबा आपको भी गिरफ्तार करेंगे, हम डकी के केस में आपको भी नामजद करेंगे, हम आपको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे।
जिस पर वो कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं हुआ, किस तरह की चीज हो सकती है। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूंगा। अपना फोन उठाते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ जजेस मेरे दोस्त हैं, आप जितना मर्जी मुझसे बच लेंगे, मैं किसी ना किसी एफआईआर में आपको नामजद करके गिरफ्तार जरूर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गिरफ्तार ना करें, लिहाजा हमें 1 करोड़ रुपया दिया जाए। डकी भाई कहते हैं कि फ्रंट मैन मुझ तक आता है, कहता है जी 1 करोड़ देंगे तो हम अरूप जतोई को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जिसपे वो कहता है कि मेरे अकाउंट्स वगैरह मेरी पूरी फैमिली के आपने मुंजमद किए हुए हैं, मैं किस तरह पैसे दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इस पे डील 60 लाख में लॉक होती है, जिसके बाद डकी भाई कहता है कि वो 60 लाख मेरी फैमिली ने मुझे बतलाए बगैर जो है वो किस तरह कितनी मुश्किल से कर्ज लेके जो है वो इनको अदा किए हैं ताकि ये अरूप जतोई को गिरफ्तार ना करे। मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, उनका मजीद कहना था कि मेरे वालिद साहब की जो है वो हार्ट सर्जरी होनी थी और हार्ट सर्जरी के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हमने रखा हुआ था, वो और कुछ मजीद कर्ज उठा के हम 30 लाख रुपया जो है वो मजीद जो है वो देते हैं, वो सिर्फ इस वजह से ताकि मुझे जुडिशल कर दीजिए। चूंकि वो कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में अदालत को रिमांड पे रिमांड जो है वो देने पे मजबूर कर देंगे कि आप हमें डकी का मजीद रिमांड दें, आप हमें डकी का फिर से रिमांड दें। जिसपे वो कहते हैं कि जुडिशल करने के लिए मुझे 30 लाख रुपए जो है वो डिमांड की जाती है और मेरी फैमिली इस गर्ज से कि शायद इसको जो है जुडिशल कर दी जाएगा, चूंकि फैमिली को भी तब तक अंदाजा नहीं था कि जुडिशल जो है वो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 90 लाख रुपया तब तक जो है वो दे दिया था। इसी तरह उन्होंने कहा कि मेरे चूंकि तमाम तर डिटेल्स जो है वो अफसरान को मैं पहले ही दे चुका था, मेरे बैंक अकाउंट्स हो या मेरी दीगर जो बाइनेंस अकाउंट है मेरा या मेरे जीमेल अकाउंट से तमाम तर चीज़ों का डाटा मैं ऑलरेडी इन अफसरान को पहली गिरफ्तारी के 23 मिनट में दे चुका था। लिहाजा मुझे कहा जाता है कि तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी मेरे बाइनेंस के अकाउंट में मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि आप इसको सरफराज चौधरी साहब के अकाउंट में ट्रांसफर करें। जिसपे वो कहता है कि यार 9 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना है तो कोई रसीद होनी चाहिए, मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए, मुझे पता तो चले किस वजह से ट्रांसफर करवाना है। तो कहा जाता है कि ये जो है ये वो अमाउंट है जो कि सरकारी तौर पर आप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकारी तौर पर किस तरह मैं कर सकता हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उसके बाद कहता है कि जबरदस्ती मुझसे करवाई जाती है और तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी मेरे बाइनेंस अकाउंट से सरफराज चौधरी साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे इंटरव्यूज देखे होंगे, सरफराज चौधरी साहब के पॉडकास्ट उन्होंने 2-3 किए हैं जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि डकी भाई से हमने बरामद किए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बरामद नहीं किए, ये पहले सरफराज चौधरी साहब के अकाउंट में गए थे। अकाउंट में जाने के बाद जब ये बात इदारे में मैंने अपने अनजाने में ये बात मुख्तलिफ लोगों से पूछी या कुछ अफसरान जो अच्छे थे, जो ईमानदार अफसरान थे, उनसे मुझे कहा कि आपसे कोई पैसे का लेन देन उन्होंने किया, जिसपे मैंने किसी से बताया, किसी को किसी से छुपाया। लिहाजा ये बात पूरे एनसीसी के इदारे में फैल जाती है कि तकरीबन 9 करोड़ रुपया जो है वो सरफराज चौधरी साहब के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो अपनी इस करप्शन को छुपाने के लिए अब डकी कहता है कि इन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बात की कि हमने बरामद किए। अब फिर कहते हैं कि पॉडकास्ट में भी बात की कि हमने ये बरामद किए, दरअसल ये बरामद नहीं थे, वो एक जबरदस्ती की हुई थी। डकी ने कहा कि मुझे जो है जब मैं किसी से बात करता था या मैं मीडिया पर मैंने 1-2 बार बात की और मेरे एक दोस्त मुझे जेल में मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ एक जो है वो अगर आपका कोई असर सूख है तो ये चीज़ मेरे लिए आसान कर दें कि ये लोग मुझे मारे कम। उसने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे मारे कम, ये नहीं कहा कि ये लोग मेरा रिमांड ना लें। लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है, बात उन इन्वेस्टिगेशन अफसरान तक भी पहुंच जाती है तो वो मुझे इस पर फिर जो है वो एक बार से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते, एक बार फिर से मेरा रिमांड लगता है और मुझे तब समझ आती है कि मैंने अब खामोश ही रहना है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्तलिफ बार जब अदालत में पेश भी किया गया तो मैंने सिर्फ एक बात सोची हुई थी, एक चीज़ ठानी हुई थी कि मैंने कतई तौर पे किसी को कोई बात नहीं करनी, चूंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुश्किल के इस दौर में मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मुझे जब जुडिशल किया गया, मैं जेल में गया तो वहां पर मेरे लिए मुश्किल लम्हा यह था कि जो एक चक्की होती है जेल की जिसका छोटा सा साइज होता है, वहां पर मुझे बंद किया गया।